हेलो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का परमिट होता है, परमिट रिसीवर क्या होता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है, ये पूरे अच्छे से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये वीडियो को जब आप पूरे अच्छे से देखते हैं तो परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से पता चलेगा, परमिट रिसीवर की काम क्या होती है वो सब अच्छे से आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। द पीटीडब्ल्यू सिस्टम इज अ फॉर्मल रिटन प्रोसीजर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस एंड एक्टिविटी ऑफ पर्सनल इन द कंस्ट्रक्शन। परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल रिटन प्रोसीजर है जो यूज किया जाता है कंट्रोल एक्सेस एंड एक्टिविटी ऑफ पर्सनल इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो पर्सन होता है उसका एक्सेस को वो कंट्रोल करता है, किधर काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, उसी को हम वर्क परमिट सिस्टम बोलते हैं। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट, ये इंश्योर करता है सेफ्टी सुरक्षा आदमी की और डैमेज होने की इक्विपमेंट को वो भी प्रिवेंट करता है। It also means of communication between site management, supervisor and operators who carry out the work. ये कम्युनिकेट करता है ये सब के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, सुपरवाइजर के बीच में, ऑपरेटर के बीच में कि काम को कैसे करना है। PTW normally implemented in a work activity near or inside the operating facility. There is a buried or near operational system or where the client thinks that PTW is deemed necessary. PTW नॉर्मली क्या है, इम्प्लीमेंटेड किया जाता है वर्क एक्टिविटी के जहाँ पे ऑपरेटिंग फैसिलिटी होता है, ऑपरेशन के अंदर में होता है, जहाँ पे ऐसा लगता है क्लाइंट को कि यहाँ पे नेसेसरी है पीटीडब्ल्यू, तो उसके लिए भी वर्क परमिट सिस्टम वो बताता है। यहाँ हम देख रहे हैं हाउ इज वर्क कंट्रोल विद इन द परमिट टू वर्क सिस्टम। वर्क कैसे कंट्रोल किया जाता है परमिट सिस्टम के अंदर है। परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर वर्क इज कंट्रोल बाय फॉलोइंग वेरियस स्टेप डिटेल्ड इन द परमिट टू वर्क प्रोसीजर एंड बाय यूजिंग स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वर्क परमिट। वर्क को कंट्रोल किया जाता है वेरियस स्टेप डिटेल इन द परमिट, परमिट में वो पूरा स्टेप दिया जाता है, प्रोसीजर दिया जाता है, एंड द यूजिंग स्पेशल डॉक्यूमेंट, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट भी उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को वर्क परमिट बोलते हैं। ठीक है ना, उसी से वो काम को कंट्रोल किया जाता है। वर्क परमिट आर नॉट सिंपल परमिशन टू कैरी आउट वर्क। वर्क परमिट सिर्फ सिंपल परमिशन नहीं देता है काम करने के लिए, बट दे डिटरमाइन हाउ द वर्क कैन बी कैरिड आउट सेफली। वो ये भी डिटरमाइन करता है वर्क परमिट सिस्टम कि काम को सेफली कैसे खत्म किया जाए। यहाँ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ परमिट टू वर्क। कितने टाइप्स का परमिट टू वर्क होता है। हॉट वर्क परमिट होता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है, इलेक्ट्रिकल परमिट होता है, एक्सकावेशन परमिट होता है, रेडियोग्राफिक परमिट होता है, क्रेन क्रिटिकल लिफ्टिंग होता है, मैन बास्केट ऑपरेशन होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है। ये क्या है, स्पेसिफाई किया जाता है एज पर द क्लाइंट, एज पर द कंपनी। कंपनी के अंदर में किस टाइप की वो कंपनी है, ठीक है ना, तो वहां पे भी वो परमिट का टाइप्स डिपेंड करता है, और कौन सी कंपनी है उसके उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उस पर भी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट डिपेंड करता है। लेकिन आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इतने टाइप का वर्क परमिट का नाम लेकर और फिर बता देना है वहां पे कि एज पर द कंपनी प्रोसीजर और क्लाइंट परमिशंस, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से भी वर्क परमिट रखा जाता है वहां पे। अगर जो वहां पे रेडियोग्राफी जॉब ही नहीं होगा तो वहां पे क्यों हम रेडियोग्राफी परमिट रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वहां पे जैसे कन्फाइंड स्पेस का जॉब जहाँ पे नहीं होगा वहां पे कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं होगा। तो एज पर द क्लाइंट डिसीजन भी होता है, वो एज पर द कंपनी प्रोसीजर होता है, टाइप्स ऑफ परमिट। यहाँ हम देख रहे हैं हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है, क्लासिफाइड एज एनी टाइप ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स एक्चुअल और पोटेंशियल source of ignition and which is done in an area where there may be a risk of fire or explosion or which involve the emission of toxic fume from the application of heat। यहाँ पे बोल रहा है क्लासिफाइड एज एनी टाइप ऑफ वर्क, ऐसा कोई काम जिसमें इन्वॉल्व होता है पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन विच इज डन इन एनी एरिया, जहाँ पे आग लगने का उसके पास क्षमता होता है, उस काम में वो आग लगा सकता है और इग्निशन सोर्स उसमें अवेलेबल होता है, तो उसी काम को हम हॉट वर्क बोलते हैं। और जहाँ पे काम लगने का, वेयर देयर मे बी रिस्क ऑफ फायर और एक्सप्लोजन, जहाँ पे चांसेस होता है फायर का और एक्सप्लोजन का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं ना, हॉट वर्क परमिट बोलते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं confined space entry permit. In normally used to specify the precaution to be taken to eliminate and hazards of dangerous fumes, gases, liquids or solid of lack of oxygen, harmful residues, radiation or moving machinery from the confined space or from any other source. यहाँ पे क्या बोला इज नॉर्मली यूज टू स्पेसिफाई टू प्रिकॉशन टू बी टेकन टू एलिमिनेट द हजार हजार को डेंजरस फ्यूम्स को गैस लिक्विड और सॉलिड लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो हार्मफुल वहाँ पे कोई रेडिएशन वगैरह हो मूविंग मशीनरी हो confined space or from any other source before a person is permitted to enter a confined space जिसके अंदर परमिशन लेता है अंदर जाने के लिए और ये सब वहाँ पे मौजूद होता है सब कुछ होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं और इसी के लिए कंसीडर करते हैं कन्फाइंड स्पेस परमिट। यहाँ पे देख रहे हैं आप लॉगिंग यहाँ पे लॉग सीट ये ले रहा है कि एंट्री कितने आदमी हो रहा है ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहा है ठीक है ना ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे कंफर्टेबल होके कोई आदमी काम नहीं कर सके और ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे आने जाने का एक ही रास्ता हो बट अनकंफर्टेबल हो वो जनरल यूज के लिए नहीं हो तो उसको कन्फाइंड स्पेस हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिट including energizing or de-energizing is normally used to cover any work on electrical equipment and precaution to be taken to eliminate the risk of electric shock। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल परमिट जो होता है ना वो नॉर्मली कवर करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जहाँ पे हम काम करते हैं और वो प्रिकॉशन देता है एलिमिनेट करता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह को इलेक्ट्रोक्यूशन और टू कैरिंग आउट द वर्क और डैमेज टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे वो एलिमिनेट करता है इलेक्ट्रिक शॉक को और पीपुल को सेव करने का डैमेज प्रॉपर्टी होने का ये सबसे वो बचाता है तो उसी को इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जॉब भी बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सकेवेशन परमिट। एक्सकेवेशन परमिट क्या होता है ना इज रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क टू बी कैरिड आउट वेयर एग्जिस्टिंग लाइंस और सर्विस में बी ब्यूरिड और इनकाउंटर। एक्सकावेशन परमिट कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हम काम करते हैं और पता चलता है एग्जिस्टिंग लाइन इसके नीचे वगैरह से कुछ जा रहा है और कुछ सर्विसेज जा रहा है और उसमें नुकसान हो सकता है इसी के लिए हम एक्सकावेशन वर्क परमिट भी इस्तेमाल करते हैं। एनी एक्सकावेशन डीपर देन 0.3 मीटर कोई भी एक्सकावेशन जहाँ पे 0.3 मीटर से ज्यादा हम गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पे एक्सकावेशन परमिट रिक्वायर्ड होता है। एक्सकवेशन एक्टिविटी नियर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल पोस्ट बिल्डिंग्स परमानेंट इक्विपमेंट ऐसा कोई जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं स्ट्रक्चर वगैरह के जहाँ पे या इलेक्ट्रिकल कोई पोस्ट दिया हो या बिल्डिंग नियर में हो या परमानेंट इक्विपमेंट कोई वहाँ पे फिक्स है ऐसी जगह पे खुदाई वगैरह का काम करने के लिए भी एक्सकावेशन परमिट लगता है। एक्सकावेशन एक्टिविटी इन एरिया क्लासिफाइड एज सेफ एरिया फॉर एक्सकावेशन A blank permit may be requested for long duration of time। एक्सकावेशन एक्टिविटी ऐसा एरिया जहाँ पे वो क्लासिफाइड हो कि ये सेफ एरिया है इसके नीचे से कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट कोई भी यूटिलिटी लाइन वगैरह नहीं जा रही है तो वहाँ पे क्या है ना एक ब्लैंक परमिट लॉन्ग टाइम के लिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं ठीक है ना 1 मंथ के लिए परमिट आप यहाँ पे कंटिन्यू 1 मंथ आप काम कर सकते हैं ऐसे कुछ करके हम ले सकते हैं जहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होता है यूटिलिटीज का। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेडियोग्राफी परमिट। रेडियोग्राफी परमिट क्या होता है इज नॉर्मली यूज टू कवर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन टू एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द रेडियो एक्टिव सोर्स। इज नॉर्मली ये नॉर्मली यूज कहाँ पे किया जाता है इंडस्ट्रियल में किया जाता है रेडियोग्राफी करने के टाइम में। रेडियोग्राफी क्यों करते हैं किसी भी जैसे ज्वाइंट का चेक करने के लिए ज्वाइंट सही से हुआ है कि नहीं हुआ है वेल्डिंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है इसके अंदर कुछ होल तो नहीं है इसके अंदर कुछ ऐस वगैरह तो मतलब इसके अंदर राख वगैरह तो नहीं भरा है उसी को चेक करने के लिए हम रेडियोग्राफी करते थे ये ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल में ही यूज होता है। तो रेडियोग्राफी परमिट हम इससे प्रिकॉशन लेने के लिए रेडियो एक्टिव सोर्स से प्रिकॉशन लेने के लिए रेडियोग्राफी परमिट का हम इस्तेमाल करते हैं और रेडियोग्राफी परमिट जहाँ पे हम रेडियोग्राफी करते हैं उस जॉब के लिए रेडियोग्राफी परमिट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्रेन क्रिटिकल लिफ्ट परमिट। क्रेन क्रिटिकल लिफ्ट परमिट ये आपको दिख रहा है परमिट इज नीडेड व्हेन लिफ्टिंग रिक्वायर्ड रिगिंग। परमिट कहाँ पर नीड होता है जब हम लिफ्टिंग रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर रिगिंग हम करते हैं जैसे किसी भी मटेरियल को क्रेन वगैरह से लिफ्ट हम करते हैं उठाकर एक दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वहां पे लिफ्ट होता है क्रेन परमिट का इस्तेमाल होता है क्रेन क्रिटिकल लिफ्ट परमिट का रिक्वायर्ड होता है। लोड इज 40 टन एंड एबव। जब लोड इज 40 टन होता है या उससे एबव होता है तो क्रिटिकल लिफ्ट परमिट रिक्वायर्ड होता है। क्रेन लिफ्ट इज परफॉर्म्ड
इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट, हाई रिस्क इन्वायरमेंट में जब हम क्रेन से काम करते हैं तो वहां पे क्रिटिकल लिफ्ट परमिट रिक्वायर्ड होता है। लोड इज टू बिग वाइड टू बी लिफ्टेड, लोड जब बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये लोड कितना बड़ा है, तो लोड जब बड़ा हो और उसको लिफ्ट करना हो तो भी वहां पे क्रिटिकल लिफ्ट परमिट लेते हैं। लिफ्टिंग वेयर टू और मोर क्रेन्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर दो और उससे ज्यादा क्रेन रिक्वायर्ड हो तो वहां पर भी क्रिटिकल लिफ्टिंग परमिट हम रिक्वायर्ड करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमिट इशूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिट इशूअर जो परमिट इशू करता है अपने एरिया में काम करने की आपको अथॉरिटी देता है उसी को हम परमिट इशूअर बोलते हैं। इन द केस ऑफ ऑपरेशन प्लांट द कंपनी नॉर्मली हैज इट्स ऑन परमिट सिस्टम, वहां पे क्या कंपनी की नॉर्मली ऑन परमिट सिस्टम होता है। द ऑपरेशन मैनेजर ऑफ द अफेक्टेड सेक्शन of the plant or his designated representative shall be the permit issuer, तो उस कंपनी का जो भी होता है यहाँ पे designated representative shall be permit issuer, तो वही उसका ऑपरेशन मैनेजर या जो उसको डिसाइड करेगा जो करेगा तो वहां पे वो परमिट इशू करता है। इन नॉन ऑपरेशनल एरिया बट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी आर ऑलरेडी इन प्लेस, वहां पर जो भी नॉन ऑपरेशनल एरिया है लेकिन वहां पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी वहां पे है तब भी वहां पे क्या करेगा, द कॉन्ट्रैक्टर एरिया कंस्ट्रक्शन मैनेजर और कंपनी सेक्शन हेड शैल बी द इशूअर ऑफ परमिट, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर एरिया में भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर कंपनी सेक्शन हेड जो होगा वो परमिट इशूअर वहां पे होगा। द इशूअर हैज अ सोल अथॉरिटी टू इशू द परमिट, द इशूअर जो होता है उसको पूरा अथॉरिटी होता है परमिट इशू करने का, दूसरा कोई वहां पे जिसके पास ऑथराइजेशन कार्ड इशू का नहीं है वो इशू नहीं करता। द इशूअर शैल बी फुल्ली अवेयर ऑफ द साइट कंडीशन, the type of work to be carried out and all the requirements state in the permit, यहाँ पे क्या बोल रहा है इशूअर जो है वो फुल्ली अवेयर होना चाहिए साइट कंडीशन के बारे में और वहां पे जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो भी उसमें मेंशन है, वो फुलफिल है कि ना वो देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परमिट इशूअर का होता है। The issuer shall conduct on-site inspection jointly together with the receiver to ensure that site conditions are safe to permit the work and all requirements stated in the permit are implemented prior to issuance of the work permit। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इशूअर और रिसीवर साइट इंस्पेक्शन एक साथ करेगा, साइट की कंडीशन चेक करने के लिए सेफ है काम करने के लिए नहीं है और जो भी परमिट में रिक्वायर्ड हो रहा है वो पूरा इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं ये भी चेक करना एक इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमिट रिसीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिट रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख रहे हैं। टास्क सुपरवाइजर हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क स्टेटेड इन द परमिट शैल बी रिसीवर ऑफ वर्क परमिट, तो जो टास्क सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए तो वहां पर रिसीवर होना चाहिए। ही शैल क्लियरली डिफाइन द जॉब टू बी डन, exact location and nature of the work, also to ensure that the condition on the permit are met in full, जो वहां पर परमिट रिसीवर होगा वो क्लियरली डिफाइन करेगा काम हुआ कि नहीं हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है उसको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल्सो इंश्योर कंडीशन वगैरह जो परमिट में दिया गया वो फुलफिल है कि नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा परमिट रिसीवर का होता है। यहाँ पर द रिसीवर शैल बी फुल्ली ओवर aware of all requirements stated in the permit and comply with them at all time, रिसीवर फुल्ली अवेयर होना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स परमिट में दिया गया है वो कंप्लाई हुआ कि नहीं और ऑल टाइम वो देखते रहना है, वहां पे जितने टाइम तक काम चलेगा वहां पर परमिट रिसीवर होना चाहिए। द रिसीवर शैल फुल्ली ब्रीफ द वर्क क्रू टू इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय द क्रू अंडर हिज सुपरविजन, रिसीवर को क्या बोलना है ना ब्रीफ करना है वहां पे जो भी वर्कर लोग काम करने वाला है कि इस काम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको अच्छे से समझाना है और देखना है, सुपरविजन भी करते रहना है वहां पे परमिट रिसीवर को। द रिसीवर शैल इंश्योर द वर्क इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ ऑल द कंडीशन विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द परमिट, रिसीवर को इंश्योर करना है वर्क सही से हो रहा है कि नहीं अकॉर्डेंस विद द कंडीशन, जो कंडीशन दिया गया है वर्क परमिट में उसके हिसाब से। ही शैल रिमेन एट द वर्क साइट टू सुपरवाइज द वर्क, वो वहां पे क्या है ना हमेशा रहेगा सुपरवाइज करने के लिए वर्क साइट पे, उधर ही वो रहता है, परमिट रिसीवर हमेशा साइट पे ही होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमिट रिसीवर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रिसीवर शैल रिक्वेस्ट अ न्यू परमिट इन द इवेंट अ चेंज इन द स्कोप ऑफ वर्क,
परमिट रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा नया परमिट का जब अगर जो स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो जाता है, वर्क बिकम नेसेसरी, और उसके लिए वो परमिट नेसेसरी हो जाता है, तो वहां पे न्यू परमिट के लिए परमिट रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा कि काम करने का अभी स्कोप जो है वो चेंज हो गया है। When your site conditions are drastically changed, the receiver shall immediately stop the work and inform the issuer of the change for further instruction for him. जहाँ पे देखेगा कंडीशन वगैरह कुछ चेंज हो रहा है साइट का, तो रिसीवर इमीडिएटली स्टॉप कर देगा काम को और इन्फॉर्म करेगा इशूअर को फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए, और वो इंतजार करेगा कुछ भी चेंजिंग वगैरह हुआ है तो। अपॉन द occurrence of an emergency, the receiver shall immediately stop the work and shut down all equipment. जब भी कुछ इमरजेंसी वगैरह होता है तो रिसीवर इमीडिएटली स्टॉप कर देगा वर्क को, और जितना भी इक्विपमेंट वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरे इक्विपमेंट को बंद कर देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं रीवैलिडेशन ऑफ परमिट। परमिट का रीवैलिडेशन कब किया जाता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है? व्हेन द वर्क कॉल्स फॉर एनी एक्सटेंशन ऑफ परमिट, द रिसीवर शैल सस्पेंड द वर्क एंड रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी टू द इशूअर। अगर ये काम के लिए जरूरत पड़ता है कि एक्सटेंशन करना है, काम अगर ये खत्म नहीं हुआ तो क्या करेगा, उस टाइम में सस्पेंड कर दिया जाएगा काम को, और रिसीवर क्या करेगा, वो इशूअर से जाके वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। The issuer is responsible for ensuring that all the precaution requirements are still in place and the condition in the work site are maintained safe for personal and equipment. Issuer वहां पे एक्सटेंड करने के लिए, रिवैलिडेशन करने के लिए चेक करेगा कि सब कुछ सेफ है, प्रिकॉशन वगैरह जो दिया गया है वो फिलफिल हो रहा है, स्टिल इन पैलेस है, मतलब सेम उसी जगह पे है, और कुछ भी कंडीशन वगैरह चेंज नहीं हुआ, मेंटेन सब कुछ है अच्छे से, इक्विपमेंट वगैरह, तो फिर वो इंश्योर करके देगा। इफ issuer agree to extend the permit, he shall define the time of the expiry and sign in the permit to authorize the extension. वहां पे क्या करेगा, issuer एग्री हो जाता है एक्सटेंड करने के लिए, तो वो टाइम वहां पे डालेगा कि इतने टाइम तक के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और वहां पे साइन करेगा, ऑथराइज करेगा एक्सटेंशन करने के लिए। The receiver returns the extended permit to the work site and resume the work. रिसीवर क्या करेगा, जो परमिट वो लेके आया था साइट पे से, काम को सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था रिसीवर कि मैं परमिट को एक्सटेंड करके आ रहा हूँ, फिर वो क्या करेगा, परमिट साइट पर लेकर जाएगा और उसके बाद काम को फिर से स्टार्ट करेगा। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है? व्हेन एन इमरजेंसी सच एज अ फायर इंसिडेंट, टॉक्सिक गैस रिलीज, natural climate has taken place, the receiver shall immediately stop all works and shut down all equipment. जब भी कुछ इमरजेंसी होता है, जैसे फायर इंसिडेंट हो गया, कोई जहरीला गैस वगैरह रिलीज हो गया, या नेचुरल क्लाइमेट जो कुदरती चेंजेज आ गया क्लाइमेट में, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिसीवर इमीडिएटली स्टॉप कर देगा, काम को रोक देगा, और जितना भी इक्विपमेंट वगैरह कोई मशीन वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे थे वो सबको बंद कर देगा। ऑल परमिट शैल बी nullified and no work shall be resumed unless new permit has been issued out by the issuer. जितना भी परमिट है वो सब क्या है, वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब तक वहां से परमिशन नहीं मिलेगा फिर न्यू परमिट इशू नहीं किया जाएगा। जितना भी काम रहेगा, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, रियल इमरजेंसी इमरजेंसी ऐसा हो जाता है तो पूरा काम बंद हो जाएगा, वहां पे जितना भी परमिट होगा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और फिर दूसरा परमिट इशू किया जाएगा इशूअर के द्वारा। Prior to the issuance of a new permit, the issuer shall visit the work site to ensure that there is no imminent hazard risk present and that the work site is a safe for work. यहाँ पे क्या बोलेगा, न्यू परमिट इशूअर इशू करने से पहले वो साइट पे जाके विजिट करेगा और चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ खतरा नहीं है, अभी रिस्क वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और काम करने के लिए ये एरिया अभी सेफ है। फिर क्या करेगा, वो न्यू परमिट इशू करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे वर्क परमिट फ्लो चार्ट, यहाँ पे वर्क परमिट फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है कैसे कैसे परमिट इशू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर जो होता है वो ओरिजिनेट परमिट, परमिट को वो ये करता है कि अभी हमको परमिट लेना है, ठीक है ना। परमिट रिसीवर होता है, रिव्यू और वेरीफाई करता है परमिट को, देखता है परमिट को, फिर एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो एक्सेप्ट करता है, परमिट को पास करता है, ठीक है ना, कि हाँ ओके परमिट सही है। फिर इशूअर क्या करता है, परमिट को वो इशू करता है, इशूअर परमिट को इशू करेगा, और यहाँ पे परमिट रिसीवर क्या है ना, रिव्यू वगैरह करने के बाद वो अपना साइन करने के बाद, ठीक है ना,
वो जो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर होता है, एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर, वो चेक वगैरह करेगा। फिर इशूअर के पास वो रिसीवर जाएगा, ठीक है। वो रिसीवर जाएगा और परमिट वो इशूअर से इशू करवाएगा। उसके बाद कैरी आउट हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हम देखते हैं वर्क फिनिश हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उस काम के बाद जो हम रीवैलिडेशन बोले थे, वो फिर से रीवैलिडेशन के लिए परमिट को लेकर जाएगा, काम को सस्पेंड करने के बाद, ठीक है ना। काम को रोक देगा, रीवैलिडेशन के लिए जाएगा। अगर जब परमिट काम फिनिश हो गया, यहाँ पे वर्क फिनिश हो गया, यस हो गया, तो क्लोज करेंगे परमिट को। परमिट रिसीवर एंड इशूअर दोनों परमिट को क्लोज करेगा और फाइल परमिट, फिर परमिट को रख देगा कि कोई भी कुछ ऐसा होता है तो 3 महीने के लिए परमिट को सेव करके रखा जाता है। अच्छे से परमिट को रखा जाता है कि हम 3 महीने के अंदर में कभी भी वो परमिट को खोल के हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परमिट का फ्लो चार्ट है, ऐसे ऐसे करके परमिट यहाँ पे स्टार्ट होता है और फिर वहां पे क्लोज होके फिर फाइल अप हो जाता है, ठीक है ना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको देते रहें। और नेक्स्ट पार्ट, इसमें ये पूरा नहीं हुआ, परमिट रिसीवर का जो कोर्स है ना वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ये पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर इसके आगे का हम बताएंगे।